जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में। चलिए बात करते हैं नेपाल आने की। कुछ रिमाइंडर्स की बात करेंगे क्योंकि जब तक आप नहीं आए होते तब तक सिचुएशंस कुछ और होती है, क्योंकि बातें होती हैं सुनी सुनाई। और जब आप आ जाते हैं किसी कंट्री में तो फिर वो आप सब कुछ खुद से देखते हैं, सारा एक्सपीरियंस आपको खुद से मिलता है। तो हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बात करेंगे कि क्या नेपाल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या बजट रहेगा नेपाल आने का, सेफ़ है नहीं है, वो सारी बातों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेपाल आने की। अगर आप इंडिया में हैं और मैं जैसे दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से मैंने फ़्लाइट ली थी। नेपाल आने के रास्ते जो हैं वो बाय रोड भी हैं इंडिया से। आप बाय एयर आ सकते हैं, जो कि 1.5 घंटे के आसपास की फ़्लाइट में आप पहुंच जाएंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू में। जो काठमांडू है अभी तक सन 2023 की बात है, यही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और नेपाल आने का, एंट्री करने का यही एक रास्ता है बाय एयर। बाय रोड की बात करें तो दिल्ली से काफ़ी जगह से बसेस आती हैं जो कि लगभग 3000 से 3500 रुपये में नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचा देती हैं, जो लगभग टाइम लेती है 24 घंटे। जी हाँ, 24 से 36 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी, तो वो टाइम ज़्यादा लेती है क्योंकि पहाड़ों के रास्ते से आती है बस। और बाय एयर जो फेयर है वो मुझे इस बार बहुत महंगा पड़ा। आने जाने की जो टिकट पड़ी है वो पड़ी है 27,000 इंडियन रुपीज़ की, जो कि लगभग नेपाल की वन वे फेयर रहता है 5 से 8,000 के बीच में। तो आप फेयर चेक कर सकते हैं, थोड़ा टाइम पहले करा लें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो फिर आपको फ़्लाइट भी सस्ती मिल सकती है। उसके बाद आप आ सकते हैं अपनी कार से। अपनी कार से आने के लिए बॉर्डर्स पे कुछ टैक्स देना पड़ता है, वो लगभग 500 नेपाली रुपीज़ होते हैं रोज़ के। और जो भी आप कार ला रहे हैं उसका वो पास बन जाता है। 1 महीने तक आप कार रख सकते हैं इंडियन नंबर की नेपाल में मैक्सिमम, और जितने भी दिन आपको कार रखनी है उतने दिन का आप जो है वो टैक्स बॉर्डर पे दे के कार को अंदर ला सकते हैं। बाई चांस अगर आप ज़्यादा रह गए तो पेनल्टी बहुत हाई है, तुरंत नेपाल कस्टम्स में जाके इन्फॉर्म कर दें कि हम ज़्यादा रह गए हैं। इंडियन लाइसेंस वैलिड है या नहीं, ये बात क्लियर नहीं हो पाई। किन्हीं लोगों ने कहा इंडियन लाइसेंस जो है वैलिड है, किसी ने कहा इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए आपको। तो भाई ये बात क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन इंडियन नंबर की कारें मैंने बहुत देखी, खासकर पोखरा में मैंने बहुत देखी इंडियन नंबर की कारें। तो जो भी भाई नेपाल आते हैं कार लेके, वो प्लीज़ इस बात को क्लियर कर देना, क्या आपका इंडियन लाइसेंस वैलिड है यहाँ पर नेपाल में, और या आपको इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आना पड़ेगा। अब करते हैं वीज़ा की बात। वीज़ा नेपाल में इंडियंस के लिए फ्री है। इंडियंस चाहे जितने भी दिन हों वो नेपाल में रह सकते हैं। नेपाल में एंट्री करने के लिए पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी चीज़ वैलिड नहीं है। आपका लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये नहीं चलेगा। तो आपके पास या तो वोटर आईडी होना चाहिए या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि किसी का वोटर आईडी ना हो और उसका पासपोर्ट भी ना बना हो तो वो कैसे आएगा। तो भाई वो नहीं आ पाएगा। पासपोर्ट तो 2 दिन के बच्चे का भी शायद बन जाता है, तो पासपोर्ट बनवा के आप आ सकते हैं इंडिया से नेपाल, कितने भी दिन यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पढ़ाई करनी है या आपको कोई जॉब करनी है या आपको कोई बिज़नेस करना है नेपाल में आके, तो आपको एम्बेसी से एक कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो इंडियन एम्बेसी यहाँ पर नेपाल में बना के देती है। और भाई इस विषय में भी कुछ क्लियरिटी जिन भाइयों को हो, प्लीज़ वो कमेंट में बता देना। और अगर आप लोकल नेपाल के किसी शहर में घूम रहे हैं तो आपको अपने साथ आईडी वगैरह रखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आधार कार्ड से आप आ रहे हैं तो अपनी पॉकेट में रखें। पासपोर्ट से आ रहे हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास हमेशा रखें, चाहे कहीं ज़रूरत हो या ना हो, कहीं भी आपको वो दिखानी पड़ सकती है किसी भी देश में। अगर आप नेपाल में आ गए हैं तो सबसे पहली बात होती है लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज बैरियर है या नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है या नहीं। जी नहीं, नेपाल में
इंडिया वालों के लिए कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। 90% लोग मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी हिंदी बोलते हुए देखे, क्योंकि बॉलीवुड का यहाँ पूरा असर है। बॉलीवुड मूवीज़ ये लोग देखते हैं और ये जो सीरियल वगैरह है वो देखते हैं ये लोग। तो नेपाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हिंदी अगर आप जानते हैं तो ये हिंदी बोलते हैं, और काफ़ी लोग इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल रहे थे। वैसे नेपाल की नेशनल लैंग्वेज नेपाली है, और नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसके कारण अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है तो आप नेपाल में कहीं भी जो भी बोर्ड्स वगैरह पे कुछ लिखा है वो इजीली पढ़ पाएंगे। और ज़रूरत की एक सबसे बड़ी चीज़ और होती है, जो है लोकल सिम। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो मैं कहूँगा आप एयरपोर्ट से ही लोकल सिम परचेज़ कर लें। मैंने जो सिम ली थी वो ली थी एनसेल की। वैसे नेपाल में 2 बड़ी कंपनी है, एक एनटीसी और एक एनसेल, लेकिन मेरे को रिकमेंड किया गया था कि एनसेल की सिम लेना, और एनसेल की सिम जो थी वो मेरे को पड़ी थी लगभग 450 इंडियन रुपीज़ की, जिसमें कि 20 GB डेटा मिला था और कुछ मुझे लोकल कॉल टाइम मिला था। 15 दिन के लिए वो सिम वैलिड थी, और मेरे को कहीं भी एनसेल के नेटवर्क्स में कोई दिक्कत नहीं आई। नेपाल में यदि आपको किसी का नंबर सेव करना है तो उसके आगे नेपाल का कोड लगाना पड़ेगा, जो है +977। तो नेपाल का कोड लगा के आप नंबर सेव करेंगे तो उनका व्हाट्सएप जो है आपको शो कर जाएगा। और नेपाल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब कुछ चलता है, कुछ भी यहाँ पर बैन नहीं है। लेकिन नेपाल में व्हाट्सएप से ज़्यादा वाइबर ये लोग यूज़ करते हैं। अब करते हैं बात करेंसी की। नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया, और 100 भारतीय रुपये 160 नेपाली रुपीज़ के बराबर होते हैं। और नेपाली रुपया आप एक्सचेंज करा लें तो ज़्यादा बढ़िया है। इंडियन रुपया हो आपके पास, डॉलर हो, कुछ भी हो, आप उसको नेपाली रुपया में अपने पास रखें तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। वैसे इंडियन रुपीज़ को सब जगह ले रहे थे, और एक्सचेंज में भी मैंने देखा कि नेपाल में कहीं भी आप किसी भी मनी चेंज वगैरह पे एक्सचेंज करा रहे हैं तो रेट वगैरह का बहुत ज़्यादा डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं कर रहे। 160 रुपये ही आपको 100 रुपये के मिलेंगे इंडियन रुपीज़ के। उसके अलावा डेबिट और क्रेडिट कार्ड, अगर आप डेबिट कार्ड से यहाँ पैसे निकालते हैं एटीएम से तो आपको 500 नेपाली रुपीज़ देने पड़ते हैं, लगभग 312-15 रुपये आपके लगते हैं एक्स्ट्रा। और अगर आप कार्ड कहीं स्वैप कराते हैं तो मैंने 2 बार कार्ड को स्वैप कराया और मेरे लगभग 15% एक्स्ट्रा लगे। तो आप कैश निकाल के नेपाली रुपया अपने कार्ड से उसे यूज़ कर सकते हैं। 35,000 रुपये की लिमिट दिखा रहा था एटीएम में, लेकिन कहते हैं कि 25,000 की भी लिमिट होती है यहाँ पर। तो 25 से 35,000 रुपये आप एक बार में निकाल सकते हैं, जिसका आपको टैक्स पड़ेगा 500 नेपाली रुपया। और होता क्या है कि इंडियन रुपीज़ यहाँ चल तो रहा है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि इंडियन रुपीज़ को कहीं कहते हैं कि भाई हम 100 से ऊपर का नोट नहीं लेंगे, कहीं कहते हैं हम 100 का नहीं लेंगे, कोई कहता है 100 के नीचे का नहीं लेंगे। मतलब हर जगह अपने अपना अलग अलग ही वो है, और बाकी ये नेपाली रुपया लेके ही खुश होते हैं। तो आप एक्सचेंज करा लें, एक्सचेंज कराने में भी कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। अगर आप आ रहे हैं बाय एयर, तो बाय एयर जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो बाहर से आपको लोकल टैक्सी भी मिल जाएगी। प्रीपेड टैक्सी काउंटर्स भी हैं एयरपोर्ट पर, और आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ की ऐप पठाओ यहाँ पे बहुत चलती है, जिससे आप अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, आपके पास बैगेज वगैरह कम है, तो आप बाइक का भी यूज़ कर सकते हैं उससे, और उससे खाना वगैरह भी मंगा सकते हैं। तो पठाओ ऐप का यूज़ करके आप ये भी देख सकते हैं कि आपका होटल का डिस्टेंस कितना है और कितने पैसे में आपको लोकल टैक्सी में अगर जाना है तो उससे नेगोशिएट आप कर सकते हैं। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं पठाओ ऐप का यूज़ करके। और उसके अलावा आप टैक्सी बुक कर सकते हैं अपने होटल से। लोकल बसेस वगैरह चलती हैं जो कि लेती हैं एक साइड के 20 से 40 नेपाली रुपया, लेकिन उसके लिए आपको रूट पता होने चाहिए, तभी आप जा सकते हैं लोकल बसेस पे। टैक्सी का जो स्कैम है वो तो पूरे वर्ल्ड में ही होता है, और ज़्यादातर जगह पे ऐप्स आजकल आ गई हैं, जैसे हमारे यहाँ ओला उबर है। आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ऐप पे अपना रेट देखिए जहाँ आपको जाना है, और फिर आप उस ऐप पे रेट देख के नेगोशिएट कर सकते हैं टैक्सी वाले से और उसके साथ जा सकते हैं।
रेंट अ कार और रेंट अ बाइक का भी यहाँ पर ऑप्शन है, स्कूटी भी रेंट पे मिल जाती है नेपाल में। लेकिन मैं कहूँगा कि आप ना लें, क्योंकि एक तो लाइसेंस का कुछ क्लियर है नहीं। नेपाल पुलिस बहुत ही अलर्ट है, बहुत ज़्यादा करप्शन मेरे को नहीं लगा यहाँ पर होगी कहीं कि आप पैसे दे के छूट जाओ। यहाँ पर आपको चालान भरना ही पड़ेगा, और अगर कहीं किसी को चोट लग गई तो वो जुर्माना आपके ऊपर बहुत मोटा पड़ सकता है। हमारा एक यूट्यूबर भाई अभी पिछले दिनों आया था बाइक लेके, उसकी बाइक से कोई एक्सीडेंट हुआ और उसको एक बहुत मोटा जुर्माना भरना पड़ा नेपाल में। तो मैं कहूँगा कि सेल्फ ड्राइव को अवॉइड करें। टैक्सी लेके आप एयरपोर्ट से तो निकल गए, लेकिन अब रहना कहाँ है, जाना कहाँ है, उस पर बात करते हैं। नेपाल में आप 500 भारतीय रुपए से लेके 15 से 20 हज़ार भारतीय रुपए में पर नाइट होटल ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत से 5 स्टार होटल्स भी हैं और यहाँ पर हॉस्टल भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप 5 स्टार में रुकना चाहें तो मैं रिकमेंड करूँगा सोल्टी होटल को, जहाँ मैं रुका था। बहुत ही एक शानदार रिजॉर्ट नुमा होटल था, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ थी। जिम था, स्पा था, सैलून था, 5 रेस्टोरेंट थे, नाइट क्लब था और कैसीनो भी था, और वहाँ पर टैक्सी सर्विस वगैरह भी थी। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था और सोल्टी होटल का जो स्टाफ था वो बहुत अच्छा था। तो सोल्टी होटल में आप रह सकते हैं। 100 से $150 तक पर नाइट का वहाँ पर रूम रेंट चार्ज पड़ता है। उसके अलावा बहुत से लोग रहते हैं थामेल में आके। अगर थामेल में आपको रुकना है तो थामेल में हॉस्टल, होटल सब कुछ अवेलेबल है। मैं रुका था आगंतुक होटल में, ठीक होटल था, और आगंतुक होटल में जो चार्ज लगा था वो 40 से $70 का रूम मिलता है पर नाइट के लिए। थामेल में आसपास भी आप अपने बजट के हिसाब से होटल सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा एक ऑप्शन है एयरपोर्ट के पास। अगर आप जा रहे हैं नेपाल, काठमांडू के बाद पोखरा या कहीं भी जहां आपको बाय एयर ट्रैवल करना है, तो मैं कहूँगा आप एयरपोर्ट के पास में भी होटल ले सकते हैं। मैंने जो होटल लिया है वो है मेरिडियन स्वीट करके होटल। शानदार होटल है, शानदार मतलब बेसिक शानदार है, ऐसा कोई लग्जूरियस नहीं है, लेकिन होटल के रूम बहुत बड़े हैं यहाँ पर, और जो रेंट है वो बहुत कम है। लगभग 2200 इंडियन रुपीज़ में आपको ब्रेकफास्ट के साथ यहाँ पर रूम मिल जाता है, और इसकी लोकेशन बिल्कुल एयरपोर्ट के अराइवल गेट से बाहर निकलते ही सामने है। आपको कोई टैक्सी वगैरह भी नहीं करनी पड़ेगी, आप पैदल भी इस होटल तक आ सकते हैं। और अगर आप टैक्सी यूज़ करना चाहें तो इस होटल की पिक एंड ड्रॉप सर्विस बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा आप कहीं होम स्टे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं रुका था अपने अनीश भाई के घर पे। अनीश भंडारी उन्हों का घर है और वो लोग भी रेंट पे रूम देने लगे हैं अभी, तो आप पेइंग गेस्ट भी रह सकते हैं। तो आप वहाँ पर उन्होंने रखा था 800 से 1000 नेपाली रुपीस का पर नाइट के लिए रूम, वो भी एक अच्छा ऑप्शन था। नेपाल में काठमांडू के अगर आप ट्रैफिक से दूर जाके कहीं रहना चाहते हैं तो वहाँ पर आप उनके घर रह सकते हैं। और भक्तापुर जो दरबार स्क्वायर है वहाँ से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर उनका घर है, और एयरपोर्ट से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर उनका घर है। नेपाल आना कब चाहिए? नेपाल आने का बेस्ट टाइम क्या है? नेपाल आने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से दिसंबर, जब यहाँ के जो वेदर होता है वो बहुत क्लियर होता है। क्लियर स्काई में आपको यहाँ पर माउंटेन बहुत क्लियर दिखते हैं, तो और जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ की खूबसूरती और ज़्यादा निखर के आती है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ट्रैकिंग करने आते हैं, तो ट्रैकिंग के लिए जो ये मौसम है अक्टूबर से दिसंबर तक, क्योंकि क्लियर पीक्स आपको दिखती हैं, आपको जो माउंटेन है वो बहुत क्लियर दिखते हैं। जो व्यू है जिसके लिए आप ट्रैकिंग करके जाते हैं, 4-4 दिन, 6-6 दिन, 8-8, 10-10 दिन की ट्रैकिंग करते हैं आप लोग, तो वो अक्टूबर से दिसंबर तक जो है वो टाइम बेस्ट रहता है उस ट्रैकिंग के लिए भी। और नेपाल का जो बेस्ट वेदर है वो भी इसी टाइम रहता है, जब सीज़न भी ड्राई होता है, कोई बारिश वगैरह नहीं पड़ती है। उसके अलावा नेपाल में अप्रैल से जून जुलाई तक ठीक ठाक गर्मी रहती है, और जून जुलाई में यहाँ पर बारिशें भी पड़ती हैं। सेफ्टी की बात करते हैं कि नेपाल कितना सेफ़ है।
नेपाल टोटली सेफ़ है भाई, कोई मुझे यहाँ पर डर नहीं लगा नेपाल में किसी बात का, फ़ोन स्नैचिंग, चोरी, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कॉमन सेंस आप रखें, एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज़ देयर, कभी कभी कुछ हो भी जाता हो तो पता नहीं। लेकिन नेपाल में मुझे कोई डर नहीं लगा, ना मैंने कोई किस्से कहानियाँ सुनी किसी तरह की चोरी की, स्नैचिंग की, कुछ भी नहीं। अगर आप लड़की हैं और सोलो ट्रैवल करना चाहती हैं तो भी आप नेपाल में अकेले आ सकती हैं। नेपाल बिल्कुल टोटली सेफ़ प्लेस है आने के लिए। फिर भी अगर आपको नेपाल पुलिस की कभी सहायता की ज़रूरत पड़े तो नेपाल पुलिस का नंबर है 100, 100 नंबर 100। फूड की बात करते हैं, नेपाल में वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह का फूड आपको मिल जाएगा। नेपाल में जो ज़्यादातर चलता है वो चलती है नेपाली थाली, मोमोज, नूडल्स। और नेपाल में जब आप थाली लेते हैं, नेपाली थाली मैंने बहुत खाई, बहुत अच्छा लगा। उसमें होते हैं राइस, दाल, 2 सब्जियां, दही, अचार, चटनी, पापड़, तो काफ़ी सफिशिएंट होता है वो खाना। सैलड भी होता है उसमें, और जितना भी जब तक आपका पेट ना भरे तब तक आप उनसे ले सकते हैं। तो नेपाली थाली जो है वो 200 से 400 भारतीय रुपए के बीच में मिल जाती है। नेपाली थाली एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप मोमोज़ और चाउमीन वगैरह, नूडल्स खाते हैं तो आपको वो भी नेपाल में मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखें, नेपाल में एक चीज़ है कि ये भैंस का मीट खाते हैं, मोमोज़ में बहुत यूज़ होता है, और ये बफ बोलते हैं भैंस को। गाय ये लोग नहीं खाते, गाय इनका नेशनल एनिमल है। और अगर गायें कहीं पे काट दी जाए या इन्हें पता लगे तो गायें काटने में यहाँ 10 साल की सज़ा तक हो सकती है। तो अगर आप बफेलो नहीं खाते, बीफ नहीं खाते, तो आप मोमोज़ जब खाएं तो कृपया करके पूछ लें कि ये भाई चिकन है, वेज है या बफ़ है। तो चिकन, वेज, बफ़ सारे ऑप्शन उसमें होते हैं। नाइट लाइफ की बात करते हैं। नेपाल की नाइट लाइफ काफ़ी फेमस है। नेपाल में अगर आप काठमांडू में हैं तो आप थामेल में जा सकते हैं, जहाँ पर 2-3 जाने माने क्लब हैं, और भी वहाँ पर बहुत सारे क्लब्स वगैरह हैं। और अगर आपको कुछ और प्राइम क्लब्स वगैरह में जाना है तो सारे 5 स्टार होटल्स में लगभग यहाँ पर क्लब्स हैं। और अगर आप नाइट लाइफ के लिए जाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ्राइडे नाइट को जाएं, क्योंकि सैटरडे को यहाँ पर ऑफ होता है नेपाल में। तो जो फ्राइडे नाइट है वो ज़्यादा अच्छे से क्राउड वगैरह के हिसाब से ज़्यादा अच्छी बनाई जाती है यहाँ पर, बजाय कि आप सैटरडे सोच के जाएं कि सैटरडे नाइट है। नहीं, यहाँ पर फ्राइडे नाइट को ज़्यादा अच्छा वो होता है। और नाइट लाइफ के लिए आपको बताता हूँ, अगर आप थामेल में हैं तो वहाँ पर आपको मैरिजुआना, हशीश वगैरह जो भी वो होती है, एक्चुअली मैं स्मोक नहीं करता, तो आप उनसे बचें। जो लोग आपके पास आके मैरिजुआना सेल करना चाहते हैं, कुछ भी सेल करना चाहते हैं, ऐसा कोई नशा, उनसे बचें। और लोकल डांस बार में जाने से भी थोड़ा बचें, क्योंकि जब वहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ पर लड़की आके आपके साथ बैठती है, वो आपसे ड्रिंक ऑफ़र करने को कहती है कि मुझे ड्रिंक ऑफ़र करो। जब आप उसको ड्रिंक पिला देते हो तो वो ड्रिंक का जो बिल आता है वो 10 गुना भी ज़्यादा हो सकता है। यानी कि अगर आप 100 रुपये की एक ड्रिंक पी रहे हैं तो वो 1000 रुपये की भी ड्रिंक हो सकती है एक। तो भाई लोकल जो डांस बार वगैरह होते हैं उनको अवॉइड करें ध्यान से, लड़कियां वगैरह से थोड़ा बच के रहें। अगर पूरे वर्ल्ड में आपको अच्छे से घूमना है तो 2 चीज़ों से अगर आप बचेंगे तो आप मतलब 99% आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। मैं कहूँगा 100% आप सेफ़ रहेंगे। एक तो नशा, ठीक है, कोई भी कोकीन वोकीन जो भी ये चीज़ें होती हैं उससे, और एक लड़की से, जो मतलब ये डांस बार टाइप और ब्रोथल्स वगैरह में जाने से अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप फ्रीली पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूम सकते हैं। नेपाल मशहूर है अपने कैसीनोज़ के लिए भी। तो यहाँ पर लगभग हर 5 स्टार में कैसीनो है। आप किसी भी 5 स्टार में जाकर कैसीनो प्ले कर सकते हैं। मैं वो भी नहीं करता, तो मुझे ज़्यादा गेम्स के बारे में पता नहीं, कैसीनो में कौन कौन सी गेम्स होती हैं। वो फिल्मों में देखा हमने, रोलेट वोलेट, लेकिन यहाँ पर बहुत स्टैंडर्ड के जो हैं वो कैसीनोज़ हैं। ये नहीं है कि मैं कैसीनो में गया नहीं, मैं देखता हूँ जाके सब चीज़, लेकिन मुझे प्ले करना नहीं आता। तो कैसीनो जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और मैंने कोई चीटिंग वगैरह नहीं सुनी होते हुए। लोकल नेपालियों को वहाँ पर एंट्री नहीं है। अगर आप इंडियन हैं आपको एंट्री है। आप अपना आईडी कार्ड साथ लेके जाएं, और हर कैसीनो के अपना कुछ टोकन अमाउंट जैसा रूल है कि 2500 आप रुपए के कुछ टोकन लीजिए। चाहे आप ऊपर जाके थोड़ी देर रुक के ना खेल के उन्हें वापस कर दें वो चलेगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ वहाँ से उनके काउंटर से टोकन लेने पड़ेंगे।
अब आते हैं निष्कर्ष पे कि आपको नेपाल आना चाहिए या नहीं। जी, मैं तो कहूँगा ज़रूर आना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह है नेपाल के लोग। बहुत ही अच्छे लोग हैं नेपाल के, बहुत ही शांत हैं। एक आधी बार किसी से कोई झगड़ा हो गया हो भाई किसी का तो कहना मत, लेकिन नेपाल के लोग मैंने 8 दिनों में जो भी बरता, चाहे वो बड़े थे, चाहे वो बच्चे थे, चाहे वो लड़कियां थी, चाहे वो लड़के थे, सब बहुत अच्छे से मिले, सब बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो नेपाल के लोग सबसे बड़ी खासियत है नेपाल की। उसके अलावा नेपाल में घूमने को बहुत कुछ है। अगर आपको नेपाल आना है तो कम से कम 15 से 20 दिन आपको चाहिए घूमने के लिए। नेपाल में शहरों के अलावा खूबसूरत गांव हैं। अगर आप नेपाल आ रहे हैं तो अगर शहर में ना रह के अगर आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स वगैरह में रहेंगे तो आप जानेंगे कि नेपाल कितना खूबसूरत है। नेपाल के 2 बड़े शहर बहुत मशहूर हैं, एक है काठमांडू, एक है पोखरा। तो हम पोखरा भी गए थे। बाय बस आप जा सकते हैं पोखरा, 700 से 1200 नेपाली रुपीज़ में बाय बस आप 5 से 6 घंटे में पोखरा पहुंच जाते हैं। या फिर आप फ़्लाइट लेके जा सकते हैं पोखरा फ़्लाइट का जो फेयर था वो 2300 रुपये था। नेपाल में कुछ फेमस ट्रैकिंग साइट्स हैं, जिसमें सबसे जो ऊंची चोटी है दुनिया की माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप और उनकी जो पीक है उस पर ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ बहुत लोग आते हैं। नेपाल फेमस है सबसे ज़्यादा अपनी ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए। यहाँ पर लोग बहुत माउंटेन्स हैं, अन्नपूर्णा माउंटेन है, एवरेस्ट है, और भी 2-3 माउंटेन हैं जिसकी ट्रैकिंग करते हैं लोग, जो फेमस हैं। तो यहाँ ट्रैकिंग के लिए हेवन माना जाता है नेपाल को। उसके अलावा नेपाल में लुम्बिनी है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, और नेपाल में माता सीता का जन्म हुआ, जनकपुर है यहाँ पर। अगर आप डिवोशनल हैं तो आप इन जगहों पे जा सकते हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ जी हैं, भोलेनाथ के अगर आप भक्त हैं तो आप ज़रूर वहाँ दर्शन करके आइए। उसके अलावा स्वयंभू, बोधनाथ, दरबार स्क्वायर, 2-3 दरबार स्क्वायर है यहाँ पर। पाटन दरबार स्क्वायर है, एक भक्तापुर दरबार स्क्वायर है, एक काठमांडू दरबार स्क्वायर है, जहाँ पर आप अगर जाएंगे तो वहाँ का आपको ओल्ड हेरिटेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देख के बहुत अच्छा लगेगा, और उन जगहों का जो एटमॉस्फेयर है वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा चंद्रगिरी और 1-2 साइट हैं जो काफ़ी फेमस हैं इन दिनों नेपाल में। उसके अलावा आप कर सकते हैं नेपाल में पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, बंजी जंपिंग, और इन चीज़ों के लिए भी नेपाल बहुत फेमस है। मैंने ली थी अल्ट्रालाइट फ़्लाइट, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। एक अलग एक्सपीरियंस था, मैंने एक्सपीरियंस किया कि कैसे पक्षी हवा में उड़ते हैं। और उसके अलावा मैंने ली यहाँ पर एक माउंटेन फ़्लाइट, जिस फ़्लाइट के द्वारा मैंने देखा माउंट एवरेस्ट को। बजट की बात करते हैं तो भाई नेपाल को अगर आप सोचें कि नेपाल सस्ता है तो नेपाल सस्ता तो नहीं है, इंडिया से सस्ता नहीं है। नेपाल के लोग खुद कहते हैं कि नेपाल महंगा है। तो आप ये सोच के मत आना कि भाई नेपाल है, हमारी करेंसी ऊपर नीचे है तो बहुत सस्ता होगा। नहीं, नेपाल सस्ता नहीं है। यहाँ पर टैक्सी जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी जेब को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि टैक्सी पर किलोमीटर मान के चलो एवरेज 80 से 100 रुपये लेती है। अगर आपको 6 किलोमीटर जाना है तो 500 रुपये मतलब नेपाली रुपीज़ वो ले लेगा। तो आप समझो कि टैक्सी जो है वो सबसे ज़्यादा भारी पड़ेगी आपकी जेब को। हम कल 11 किलोमीटर गए थे तो 1000 नेपाली रुपीज़ लिए, मतलब लगभग 80 से 100 नेपाली रुपीज़ आपको पड़ेंगे पर किलोमीटर टैक्सी के। उसके अलावा नेपाल इंडिया से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप लेते हैं तो वो भी आपको महंगी लगने वाली हैं, लेकिन तो इतना महंगा भी नहीं लगेगा आपको नेपाल आना। मैं कहूँगा कि ज़रूर आएँ, नेपाल के लोगों की वजह से ज़रूर आएँ, यहाँ के खूबसूरत नज़ारों की वजह से ज़रूर आएँ। और बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। बाकी भाई आप लोग कमेंट करेंगे तो जो भी भाई लोगों को जितना पता हो, मेरे से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आके रह चुके हैं, आगे विलेजेस वगैरह में भी गए हैं और बहुत आगे उन्होंने ट्रैवल किया। और मेरे यूट्यूबर कुछ भाई वगैरह वो भी आते रहे हैं, नेपाल आने वाले भी होंगे, वो भी अपना एक्सपीरियंस आगे शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। लेकिन मेरा जितना भी एक्सपीरियंस हुआ उसमें अगर आप कुछ ऐड करें, अपडेट कर दें तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। और जो हमारा उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि लोगों को हम इन्फॉर्मेशन दे सकें तो उनको जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। भाई तो मेरे से कुछ गलती हुई हो इन वीडियोस में, कुछ बताने में 19-20 हो जाता है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन का सोर्स या तो यहाँ के लोग होते हैं, ठीक है, और या फिर हम गूगल वगैरह पे ही पढ़ते हैं। सब लोग ऐसे ही करते हैं, राइट।
तो भाई कोई गलती हो गई हो उसे अपडेट कर देना और मुझे माफ़ कर देना। अब यहाँ का सफ़र होगा ख़त्म, मैं लेने वाला हूँ काठमांडू से दिल्ली की फ़्लाइट। और भाई जितने भी लोगों ने मेरा यहाँ पर साथ दिया, मुझे मान प्यार दिया, उन सारे भाइयों का, उनके परिवारों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ासकर अनीश की फैमिली, सोल्टी होटल का स्टाफ, और जितने भी मैं होटल्स में रहा, आगंतुक होटल में सुभाष जी, और यहाँ पर भी इन होटल्स का जो स्टाफ था वो, और सबसे मेरा प्यारा भाई रुजुल, बहुत प्यार मान दिया उस छोटे भाई ने। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ उनका, उनकी वाइफ का। और उसके अलावा सुनीता खत्री जी मिली मेरे को, और भी बहुत भाई लोग मिले, यूट्यूबर्स भाई मिले, जतिन मिला, बहुत अच्छा भाई था। तो सारे लोग जितने भी भाई मिले मुझे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया उनका बहुत शुक्रिया। भाई कोई गलती हुई हो हंसी मजाक में माफ़ करना, क्योंकि यही दिन होते हैं मेरे लिए भी कि मैं ट्रैवल करते करते अपनी हॉलीडेज़ को थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ, और थोड़ा सा मैं मतलब फ़न में रहता हूँ। अच्छा बस फ्री रहता हूँ यार, क्योंकि ना इसके बाद जब मैं दिल्ली पहुँचूँगा तो जितने भी दिन मैं ट्रैवल करता हूँ उतने दिनों का काम मेरा पेंडिंग होगा, और फिर आगे का काम तो पेंडिंग रहेगा। तो बस लाइफ को भाई जीने के मेरे पास भी यही दिन होते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा फ्री खुश घूमता हूँ, और कोई हंसी मजाक कर देता हूँ किसी से तो भाई बुरा मत मानना। मेरे दिल में कभी भी कोई किसी के लिए बैर भावना या उसका मजाक उड़ाने की उद्देश्य नहीं होता। तो भाई माफ़ी चाहूँगा फिर अगेन। तो ठीक है, अब यहाँ से फ़्लाइट लूँगा मैं काठमांडू से दिल्ली की, जो कि मुझे 1.5 घंटे में पहुँचा देगी, और आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अगले सफ़र में। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।